Hello students, today I am going to explain conductance and conductor. स्टूडेंट आपने अपनी प्रीवियस क्लास में या फिर अभी अपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं कंडक्टर को सुना होगा। सो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है, जैसे कि आयरन या फिर हम लोग क्या वाटर लिक्विड, ठीक है, जिससे करंट फ्लो हो तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब कंडक्टर या फिर कंडक्टेंस आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में क्यों और किस लिए यूज हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने सबसे पहला पोर्शन समझा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद है आपको, टू टाइप के थे, कौन कौन से? इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड सेकेंड वन इज गैल्वेनिक सेल। ओके, सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो क्या रहा था? इसमें हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही थी, केमिकल एनर्जी में। और गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसकी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज कर रहा था, केमिकल एनर्जी में। इट्स मीन यहाँ पर क्या हो रहा था, आयंस बन रहे थे और आयंस क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे। क्लियर? आयंस मूव हो रहे थे तो किस में हो रहे थे, आयन किसकी वजह से मूव हो रहे थे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की वजह से। याद है हम लोग NaCl का एग्जांपल लिए थे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैसा होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पॉजिटिव निगेटिव आयन में टूट जाए। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहे थे, आयन मूव हो रहे थे, जिससे इलेक्ट्रिकल और आयन मूव हो रहे हैं। तो इट्स मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज कर रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो कर रही है। क्लियर? अब गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही थी। तो किसकी हेल्प से बदल रही थी, केमिकल एनर्जी क्या कर रही थी, इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही थी। तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के किसकी, मूवमेंट की वजह से। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। गैल्वेनिक सेल ध्यान है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अब अगर ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही थी, वो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, तो वो किस पर हो रहा था, तो वो हो रहा था इलेक्ट्रोड्स पर। किस पर हो रहा था, इलेक्ट्रोड्स पर। इलेक्ट्रोड याद है, जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन तो उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड। और कुछ ऐसे भी हम लोगों ने सेल समझे हैं जिसमें हम लोग ने ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल किया है। और ग्रेफाइट क्या होता है, नॉन मेटल होता है, पता है ना। ग्रेफाइट मींस कार्बन, वो क्या है, नॉन मेटल है। तो जो इलेक्ट्रोड होगा, जो रॉड होगा, वो या फिर मेटल हो सकता है और या फिर नॉन मेटल हो सकता है। ओके, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव होगा और फिर केमिकल एनर्जी किसमें बदलेगी, कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो अब ये मेटल और नॉन मेटल के बेस पे जो भी करंट, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में करंट क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ओके, दोनों में ये सिमिलरिटी है कि करंट फ्लो हो रहा है। तो अब दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कंडक्टेंस। क्या बोल सकते हैं, कंडक्टेंस बोल सकते हैं। बात समझ रहे हो? क्योंकि दोनों ही तरीके के जो सेल हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, सो इन दोनों ही तरीके के सेल को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस बोल सकते हैं। लेकिन अब इस बेस पे कंडक्टेंस कितने टाइप के हो जाएंगे, तो देखो, पहला टाइप कंडक्टेंस का जो कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो इस वजह से पहला कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ओके, बात समझ रहे हो? और दूसरा जो है वो क्या होगा, मेटल या फिर नॉन मेटल की वजह से हो रहा है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं मेटेलिक। और नॉन मेटल है तो नॉन मेटल की बजाय हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ओके, तो बात समझ में आ गई कि कंडक्टेंस है क्या और कितने टाइप के होते हैं।
सो कंडक्टेंस यहाँ पर हम लोगों ने 2 टाइप के समझे। पहला इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एंड सेकेंड मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड दैट कैन बी मेटल और नॉन मेटल ऑल्सो। ओके, सो अब इसको हम लोग एक एक करके लेके चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग कंडक्टेंस की डेफिनेशन अगर लिखे तो लिख सकते हैं substance which flow, or we can write along the passes of electric current। ओके, सो जो भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करे, पास करे थ्रू them are called electric conductance। ओके, सो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ओके, एक हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए इसकी डेफिनेशन लिख लिए। वैसे आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि कंडक्टेंस को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं। अब इस बेस पे कंडक्टेंस आर 2 टाइप, ठीक है, तो इट इज 2 टाइप divided into 2 type, that is first one is metallic conductance और electronic conductance। तो इसको हम डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दें, आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस हम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया डिस्टिंक्शन between electric conductance and metallic conductance। So between electric conductance and metallic conductance, okay, so and metallic conductance। अब दोनों का छोटा छोटा हम लोग डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हमने प्लॉट कर लिया मेटेलिक कंडक्टेंस और एक तरफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इधर हमने लिख दिया मेटेलिक, ओके, एंड इधर इलेक्ट्रिक। अब आपको ये क्लियर है, 1 बाय 1 देखो हम लोग इसके पॉइंट्स लिखेंगे छोटे छोटे। तो पहला पॉइंट जो है वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय द इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक में। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय द इलेक्ट्रॉन, ओके, शॉर्टकट में लिखते हैं तो फ्लो बाय द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अभी हमने लिखा है कि मेटेलिक कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस फ्लो बाय द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ओके। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस फ्लो बाय द इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये हमारा इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इसमें केमिकल चेंज होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज अकर, ठीक है, चेंज अकर, ओके, और यहाँ पर नो केमिकल चेंज, ठीक है, नो केमिकल चेंज, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज होता है तो इसमें हम लोग नो केमिकल चेंज नहीं मेंशन करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग को इतना मेंशन करना चाहिए कि आयंस आर ऑक्सीडाइज एंड आयंस आर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड टू द इलेक्ट्रोड्स, ओके। फिर अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट इसका मेंशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। क्या है, रेसिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। रेसिस्टेंस समझते हो कि जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, वो पावर जो करंट को फ्लो होने से रोकता है वो क्या है, रेसिस्टेंस है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा
विद इंक्रीज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेसिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट इसका है कि ये फैराडे लॉ, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले समझा है, तो ये फैराडे लॉ को क्या करता है, नॉट फॉलो करता है। ठीक है, तो नॉट फॉलोड। ओके, और बट ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है ये फैराडे लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो लॉ फॉलोड ओके बाय द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, मेरे ख्याल से आपको बोर्ड विजिबल नहीं था। तो यहाँ पर मेटेलिक एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस क्या था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है बाय द इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं, और मेटेलिक कंडक्टेंस हम लोग गैल्वेनिक सेल की हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये मेटेलिक सेल जो है, सॉरी मेटेलिक कंडक्टेंस गैल्वेनिक सेल की हेल्प से हमने डिफाइन किया है। तो आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंड, केमिकल चेंज जो है इसमें मेटेलिक कंडक्टेंस में होता है। ओके, केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, आयंस छूटते हैं, आयंस भी मूव होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मेटेलिक पोर्शन है इसको याद रखने के लिए बगल में आप गैल्वेनिक सेल भी लिख सकते हो। ठीक है, गैल्वेनिक सेल तो याद रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिख दो अपनी मेमोरी के लिए। ठीक है, तो इसमें केमिकल चेंज अगर होता है, यहाँ पर भी आयंस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूस होते हैं, इसमें भी चेंज होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है। आयंस आपके जैसे NaCl का एग्जांपल हमने इसमें लिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। सो यहाँ पर भी चेंज होता है। तो अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है, रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है विद इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वैसे ही रेसिस्टेंस और बढ़ता जाता है। इट्स मीन कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करो रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि इसमें तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है, बनता है। बात समझ रहे हो? तो इसमें डिक्रीज होगा और इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फॉर मेटेलिक कंडक्टेंस फैराडे लॉ नॉट फॉलो। ओके, इसमें फैराडे लॉ फॉलो नहीं होता है मेटेलिक में, और जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में फैराडे लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट, दोनों में ही ओम्स लॉ फॉलो होगा। ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR, दोनों में फॉलो होगा। सो अब ये हम लोग का डिस्टिंक्शन हो गया बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड मेटेलिक कंडक्टेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट लेकर के किसको चलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। सो इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो देखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो हम लोग को पता है कि जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है किसका, रेसिस्टेंस का होता है। सो रेसिस्टेंस का ये क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेसिस्टेंस को किससे करते हैं, R से। ठीक है, पता है तुम लोग को रेसिस्टेंस क्या होता है। तो पहले रेसिस्टेंस समझ लो क्या होता है। रेसिस्टेंस, हम इसकी डेफिनेशन लिखने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जिससे आप लोग डेफिनेशन भी वर्ड में डिफाइन कर सकते हो। तो रेसिस्टेंस R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ समझ लो कि कितने लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, रो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, अगर रो क्या है, तो ये रो जो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक
कंडक्टेंस, ठीक है, ये सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, ओके। सो ये स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी रो है, ओके। अब इसमें L क्या है, तो अब L आपको पता है कि क्या है, लेंथ है, और A क्या है, तो A है एरिया, ठीक है। अगर हम कहें कि रो की यूनिट बताइए, तो रो की यूनिट आप बता सकते हो। R की यूनिट बताओ क्या होती है, R की यूनिट ओम होती है, L की यूनिट सेंटीमीटर या फिर मीटर, और A की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये रो जो है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, ठीक है, सॉरी ओम फिर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ये रो की यूनिट होगी। क्लियर, रो की यूनिट क्या होगी, ओम सेंटीमीटर, ओके। सो अब हम लोग इसी को बगल में साइड में हम कंडक्टेंस को भी लेकर के चलते हैं। तो अगर कंडक्टेंस की बात की जाए, कंडक्टेंस की बात की जाए तो हम लोग को पता है कि कंडक्टेंस जो कि G है वो क्या होता है, R का अपोजिट होता है। तो अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है तो फिर क्या होगा, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, A के अपोजिट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, L के। यहाँ पर G प्रोपोर्शनल का जो साइन हटा, यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, जिससे हम लोग स्मॉल k जैसा साइन होता है, जैसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि k को बोलते हैं कप्पा, क्या बोलते हैं, कप्पा। तो G इज इक्वल टू कप्पा A अपॉन L। क्लियर, बात समझ रहे हो। तो अब G इज इक्वल टू कप्पा A अपॉन L, और यहाँ पर k जो है जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कप्पा बोल रहे हैं, इसका क्या नेम है, इसका नेम है स्पेसिफिक, और यहाँ पर रेसिस्टिविटी था तो यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। शॉर्टकट में बुक में आपको या फिर क्वेश्चन में आपको कंडक्टिविटी वर्ड मिलेगा, ना कि स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर मेंशन होगा, ओके। और A आपको पता है एज इट इज एरिया, L क्या है, लेंथ है। अब अगर हम कहें कि कप्पा की यूनिट बताओ, तो इसकी यूनिट भी जो होगी रो की यूनिट का इनवर्स होगा, क्योंकि जैसा आपको दिख रहा है कि अगर G और R का रिलेशन इस तरीके का है, तो जो कप्पा है और रो है इसका भी रिलेशन कुछ ऐसा ही है, 1 अपॉन कप्पा, ओके। जो रो है वो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी जो है वो किसका उल्टा होता है, तो ये अपोजिट होता है किसके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि दोनों ही जब एक दूसरे के इनवर्स हैं तो यूनिट भी इनवर्स होगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, ओम इनवर्स को याद रखना कि 1 ओम इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 सीमेन बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। तो अब स्टूडेंट आप लोग को ये दोनों क्लियर होंगे। एक और चीज यहाँ पर हम आपको मेंशन कर दें, क्या है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किसे बोलते हैं, तो देखो यहाँ इसी जगह मेंशन कर देते हैं, जो L अपॉन A है ना, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जो L अपॉन A है उसको बोलते हैं G एस्ट्रिक, यानी कि सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो अगर L अपॉन A की जगह G एस्ट्रिक रख दे तो R का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, R इज इक्वल टू रो और फिर G एस्ट्रिक, ओके। ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट ये भी। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग को पता है कि क्या है, G एस्ट्रिक इज इक्वल टू L अपॉन A है, तो अगर इसे भी यहाँ पर पुट करें तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा G यानी कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा अपॉन फिर L अपॉन A की वजह यहाँ पर क्या लिखा है, A अपॉन L, तो A अपॉन L अपोजिट लिखा है ना, L अपॉन A अगर होता तो हम G एस्ट्रिक लिख देते, तो अपोजिट लिखा है, तो इनवर्स के फॉर्म में हम G एस्ट्रिक मेंशन कर सकते हैं, यानी कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा अपॉन G एस्ट्रिक, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसके बेस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, और फॉर्मूले में ये छोटा सा डेरिवेशन जैसा है, जिसको आप डेरिवेशन ना मान करके फॉर्मूला ही मानो तो दैट इज बेटर, क्योंकि बहुत छोटा सा है,
और इसको हर एक सिंबल को, यूनिट को ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट इसलिए ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनकी वैल्यूज जो लिखी होती हैं उनके सामने यूनिट को देख करके ही हम लोग क्वेश्चन में ये ज्यादातर पता करते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है बाकायदा। क्लियर वर्ड में आपको क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा कि ये कंडक्टिविटी है या फिर रेसिस्टिविटी है। आपको यूनिट को देख करके ध्यान रखना है कि दिस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट वैल्यू इज वी हैव टू फाइंड। ओके, सो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब हम लोग समझेंगे मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी है क्या, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सो मोलर कंडक्टिविटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। अच्छा, अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पे हम जाएं, क्योंकि अक्सर इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं द मोलर कंडक्टेंस, लिख लीजिए मेरे साथ, द मोलर कंडक्टेंस of an electrolyte of an electrolytic solution। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करें तो ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द conductance of all the ions produced by ionization of 1 gram mole of an electrolyte Okay, so it is known as molar conductivity। Okay, so definition अगर देखें तो हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर, हमने molar conductance of an electrolytic solution, क्योंकि आयंस छूटते हैं तो उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, जैसा कि अब हम लोग ने इलेक्ट्रोलिटिक के लिए देखा था। ठीक है, उसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 ग्राम मोल से जितना भी कंडक्टेंस आपको मिलता है उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो अगर इस डेफिनेशन की हेल्प से इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से, लैम्डा एम, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि इसे लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी। कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ओके, कंडक्टिविटी, और अपॉन सी क्या है, तो सी है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में हम लोग यूनिट भी यहां से देख सकते हैं, तो यहां पर इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो यूनिट क्या होगी, यूनिट किसकी, लैम्डा एम की। सो कप्पा की यूनिट क्या है, तो कप्पा की यूनिट है इसकी ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और सी की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। तो लैम्डा एम की यूनिट फिर आपको क्या मिलेगी, तो फिर क्या मिलेगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और मोल पर लीटर जो है ये भी ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में। ओके, सो ये इसकी यूनिट होगी। अच्छा, यूनिट की बात हमने क्यों की है, तो देखो हमने क्यों की है, रीजन समझो। क्योंकि यहाँ पर हमने सी कंसंट्रेशन लिया है जिसकी यूनिट हमने क्या लिखी है, मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन होता है सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम लोग मोलैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोल पर लीटर जब होगा तो यहाँ पर हम लोग सी मेंशन करेंगे और उस जगह केवल कप्पा अपॉन सी और यूनिट भी आएगी। ठीक,
अगर इसकी ये जो v है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है और ये लीटर है, तो हम लोग अगर चाहें तो लीटर की यहाँ सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। अगर पुट कर दें तो फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन c की जगह हमने क्या किया, देखो n अपॉन v। n अपॉन v पता है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन दैट इज वॉल्यूम डिसॉल्व इन लीटर। तो n क्या है, मोल है, और v क्या है, लीटर है। ये क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू v किस में होगा, लीटर में, अपॉन n किस में होगा, मोल में। ठीक है, एक और हम यहाँ पर फॉर्मूला प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 1 मोल जो है वो क्या है, n है, n की क्वांटिटी क्या है, 1 मोल है। तो लैम्डा m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू v। ये भी फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, इस केस में इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर होगी। ठीक, अभी हमने 1 सेंटीमीटर की भी बात की थी। तो चलो आगे देखो अगर ये हो गया तो अब हम लोग को पता है, क्या पता है, देखो बेटा, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड फॉर्मूला, और ये क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, अब एक और हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज करते हैं, इसी को हम उठाते हैं। हम लोग को पता है कि लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन n अपॉन v था। ठीक है, अगर v को जो लीटर में है इसको हमने ऊपर कर दिया, तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू v अपॉन n, और ये क्या है, लीटर है। ठीक है, अब बताओ जरा, 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर रख दें लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब की यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की होती है ना, तो ये वॉल्यूम की यूनिट है, और अपॉन n, एंड दैट इज स्मॉल n। ओके, तो अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा की यूनिट बताओ क्या है। तो यहाँ पर अगर हम यूनिट फाइंड करने चले तो फिर कप्पा की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये थी ना, इस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं, इस डेफिनेशन को रफ करते हैं ताकि आपको क्लियर हम एक्सप्लेन कर सके। तो इस हिस्से को हम डेफिनेशन को रफ कर रहे हैं और उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बेटा, डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा, तो यहाँ पर अब इस चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने क्या लिखा है, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन n। ठीक है, अब अगर यहाँ से यूनिट निकालें तो देखो कप्पा की यूनिट क्या थी, किसकी यूनिट निकाल रहे हैं, लैम्डा m की। तो कप्पा की यूनिट क्या थी, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पर भी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। केवल यूनिट निकालना है तो वैल्यूज रखना है। और n की यूनिट क्या है, तो n की यूनिट क्या है, आपकी नंबर ऑफ मोल, यानी कि MOL मोल। समझ रहे हो, n की यूनिट क्या होती है, MOL मोल। ओके, सो सेंटीमीटर एक एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। क्लियर, समझ गए। तो ये यूनिट होगी हम लोग की SI यूनिट ऑफ लैम्डा m। ओके, ये लैम्डा m की SI यूनिट होगी, जिसको हम लोग ओम की जगह सेंटीमीटर, ओम इनवर्स की जगह सीमेन भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, सीमेन। ओम इनवर्स की जगह सीमेन भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हो गया सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो हो गई यूनिट की बात। क्लियर, तो ये यूनिट समझ में आया। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हिस्सा बचा है इसका। क्या बचा है, तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि SI यूनिट लैम्डा m की क्या हम लोग रख सकते हैं, जब सेंटीमीटर के फॉर्म में रखना हो तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और या फिर ओम इनवर्स की जगह आपको सीमेन भी मिलेगा, क्योंकि 1 ओम इनवर्स इज इक्वल्स टू सीमेन होता है, बताया हमने। तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये तो था हमारा फॉर्मूला। अब हम थोड़ा सा और यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले ये साइड वाला हिस्सा रफ कर देते हैं, तो इसे हमने रफ कर दिया। अब चलो देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को पता है, क्या पता है कि ये जो है, जब हम लोग सेंटीमीटर के फॉर्म में करेंगे तो हमारा लैम्डा m का जो फॉर्मूला है वो कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन n होगा। ठीक है, n की यूनिट इसकी क्या है, मोल है। ठीक है, क्लियर है।
अब अगर हम क्या करें, ये सेंटीमीटर हिस्से को नीचे कर दें तो कैसे करेंगे, देखो इसकी पावर हमने क्या कर दी, सेंटीमीटर की पावर हम -1 और होल की पावर -1, देखो ऐसे कर दी तो ये क्या होगा बताओ, -1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा प्लस के फॉर्म में, और ये पहले जैसा ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 और फिर उसकी पावर -1 लगा दी। अब ये हमने क्यों लगाई, क्योंकि थोड़ा सा हम एक चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये पहले जैसा हो जाएगा कंफर्म। चलो देखो -1 इस वाले -1 से क्या फर्क पड़ेगा, तो कप्पा इंटू 1000 और ये माइनस ऊपर वाले इस -1 की वजह से ये पूरी चीजें नीचे आ जाएंगी, तो n मोल जो है इसके पास आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी पावर अभी एक -1 बची है, बात समझ रहे हो। तो फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या थी, मोल थी, और अपॉन सेंटीमीटर की पावर फिर से -1 लगी है, तो ये क्या होगा, फिर से और नीचे जाएगा, तो नीचे क्या, n के नीचे, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। तो n मोल और सेंटीमीटर क्यूब किसे बोलते हैं, वॉल्यूम को बोलते हैं, ठीक है। n अपॉन v अगर किसमें हो, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन n अपॉन v के लिए, जब ये मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का सिंबल हमने यूज कर लिया m, ताकि थोड़े को दोनों को क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है, कि ये c है तो इसकी यूनिट यहाँ पर मोल पर लीटर, और यहाँ पर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी, तो यहाँ पर इस मोल पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमने क्या है, कंसंट्रेशन का सिंबल यूज कर लिया m। अब देखो तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा लैम्डा m, जो कि हम लोगों ने किया है, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000, समझ रहे हो, और फिर इस n अपॉन v की जहां हम लोग क्या यूज कर देंगे, m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब यूनिट आपको गिवन होगी, क्या गिवन होगी, ये क्या यूज गिवन होगी, सी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। आगे बात समझ में, तो ये मोलर कंडक्टिविटी थी। अब इसी के बेस पे पूछा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो रिवर्स करके एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने सारी चीजें एकदम प्रॉपर एनसीईआरटी को फॉलो करके एक्सप्लेन की है। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं मैम ये भी तो फॉर्मूला है, ये भी तो फॉर्मूला है, एक और अभी हमने बोला था लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू v, और फिर ये जो है ये भी तो फॉर्मूला है, तो कौन सा कब यूज करना है, तो ध्यान रखना यूनिट के बेस पे यूज करना है, हम लोग को मोस्टली ये दोनों ही फॉर्मूले यूज करने हैं। ये भी फॉर्मूला तब यूज होगा जब यहाँ पर जो n है ना वो क्या है 1 मोल होगा, तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन 1 मोल वाला हट गया है। आगे बात समझ में, तो ये तीनों फॉर्मूले कैसे हैं वो हमने बता दिया, बकायदा यूनिट आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि यूनिट के बेस पे अभी हमने बताया था कि क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कुछ खास नहीं है, देखो उसमें हम लोग को क्या यूज करना है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये किस में यूज हुआ था, नॉर्मेलिटी में यूज हुआ था। तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम बता देते हैं आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, इसके लिए हम लोग लैम्डा EQ यूज करेंगे, लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000, और बस मोलैरिटी की जगह क्या होगा, नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी यूज होगा, बात समझ रहा हूं। तो अब ये नॉर्मेलिटी क्यों यूज हुआ, बिकॉज ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मोल की बजाय ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज टू डिसॉल्व इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। So when the current flow through this solution, that solution is that conductivity is known as equivalent conductivity, okay। So अब अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लैम्डा m, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी,
जिसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया था, तो लैम्डा EQ से। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन हम लोग प्लॉट करना चाहें तो आपको दोनों में फॉर्मूले में क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या एक नॉर्मेलिटी और एक मोलैरिटी, इन्हीं का फर्क नजर आ रहा है। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बेस पे हम लोग को क्या करना चाहिए, दोनों का क्या करना चाहिए, रिलेशन प्लॉट करना चाहिए। तो मोलैरिटी के केस में कोई आयंस का तो वो है नहीं कि एसिसिटी बेसिसिटी, बट नॉर्मेलिटी के केस में एसिसिटी बेसिसिटी है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ इज इक्वल टू n, क्योंकि नॉर्मेलिटी है तो इसके लिए ये फॉर्मूला आ सकता है। ठीक है, n क्या है, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटायन, केवल कैटायन को ध्यान रखना। जैसे कि NaCl है, सो NaCl में कितने कैटायन है, 1, CaCl2 है, तो CaCl2 पे कितने प्लस चार्ज आएंगे, 2। तो वो जो नंबर ऑफ कैटायन है वो क्या है, n है। और मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ कैटायन के इक्वल होता है। इज इट क्लियर। तो किसी क्वेश्चन में अगर ये लैम्डा m गिवन है, ये आपसे पूछा गया है और इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है, तो कैटायन भी पता चल जाएगा और इसकी हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और सारी चीज़ें अभी जो हमने डिफाइन की हैं उसको लेकर के है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद इतने m KCl solution is 100 ohm. Okay, so if the resistance of same cell when filled with 0.02 m KCl solution 520 ohm. ठीक है, so calculate the conductivity समझते हो, कप्पा निकालना है एंड मोलर कंडक्टिविटी दैट मीन्स लैम्डा m कैलकुलेट करना है। किसके लिए, 0.02 m मोलैरिटी KCl सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए जिसके R की वैल्यू क्या है, 520 ओम है। सो और क्या दिया गया है, कंडक्टिविटी, ये फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट केस के लिए दिया गया है 0.1 m KCl सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी गिवन है ये सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, याद है आपको यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमेन मीटर इनवर्स भी हो सकती है। सो ये जो वैल्यू है कंडक्टिविटी यानी कि इट्स मीन 0.1 m KCl वाले सॉल्यूशन की कप्पा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो जो पहला सॉल्यूशन है ना, ध्यान से समझना, ये जो पहला सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। कैसे, देखो जब हम लोग को पता है कि कंडक्टिविटी जो गिवन है उसका यूज कहाँ करना है, तो सबसे पहले आपको कप्पा का फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर जो भी फॉर्मूला याद है वो लिखो। तो आपको ये सिंपल सा ये फॉर्मूला याद था कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू हम लोगों ने क्या लिखा था, A/L। ठीक है, जिसको हमने A/L के रिसिप्रोकल के लिए भी समझाया था कि कप्पा अपॉन क्या लिख सकते हैं, G*। ये फॉर्मूला याद है ना, L/A जो है वो क्या होता है, 1/G* के बराबर होता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं G* इज इक्वल टू L/A। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अब आप क्या कर सकते हो, कंडक्टेंस G और कप्पा और G*। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडक्टेंस G के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग को पता है कि G तो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, R। तो G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो G की जगह हमने लिख दिया 1/R और फिर कप्पा और G*। यहाँ पर आपको ये पता है, R पता है, तो क्या नहीं पता है, G* नहीं पता है, वैल्यू पुट कर लो। R की वैल्यू क्या रखी है आपने, G* पता करना है, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, G* इज इक्वल टू कप्पा इनटू क्या होगा, R। वैल्यू पुट करो, कप्पा की वैल्यू क्या है, तो कप्पा की वैल्यू जो है कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 1.29। तो लिखेंगे 1.29 और R की वैल्यू क्या है, 100 ओम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 129 आ जाएगा। 129 क्या है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट जो है 129 है,
तो अब इसको हम लोग को किस में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी यूनिट क्या है, सीमेन मीटर इनवर्स है। इसकी यूनिट क्या है, इसको यहाँ पर लेकर के चलते हैं। इसकी यूनिट क्या है, 129 की सीमेन मीटर इनवर्स है। ठीक है, तो मीटर की बजाय हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो और इनटू में क्या है, ये 100 था और इसकी यूनिट क्या थी, ओम थी। क्लियर। तो अब ये ओम और ये सीमेन, सीमेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 129 सीमेन की जगह क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। और ये जो है मीटर इनवर्स है और फिर क्या है, 100 है। और ये आपका ओम, ये और ये इनवर्स में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। तो हमारा जो यूनिट है क्या आएगा, 129 मीटर इनवर्स आएगा। और हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए। तो आपको पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन जब ये इनवर्स में लगा है तो यहाँ पर क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 129 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सो सेल कांस्टेंट जी एस्ट्रिक की वैल्यू ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब इसका यूज किसके लिए करना है, तो इसके लिए, इस सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर 0.02 MkCl सॉल्यूशन, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी। यही तो पूछी गई है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वन सॉल्यूशन। ओके, इस वाले सॉल्यूशन के लिए निकालना है। तो फिर कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा इज इक्वल्स टू, फिर वही फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगा लो। तो कप्पा इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कप्पा इज इक्वल्स टू जी एस्ट्रिक अपॉन आर। ठीक, यहां से हमने डायरेक्ट ले लिया, देखो कप्पा निकालना है तो जी एस्ट्रिक इधर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जी एस्ट्रिक अपॉन आर। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। तो जी एस्ट्रिक की क्या वैल्यू है हम लोगों ने निकाली है, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो दोनों सेल सेम है ना, तो सेम होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1.29 और आर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर सेकेंड वाले सेल के लिए 520 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इसकी 2.48 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगी। क्या आएगी, 2.48 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, यूनिट क्या होती है, तो यूनिट पता है, ओम इनवर्स, और यहाँ पर क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि हमने यहीं पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो अब क्या हो गया, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। सो कप्पा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सेंटीमीटर के केस के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये लगेगा। कप्पा आपको मिल गया है, क्या मिला है, ये मिला है 2.48 इंटू 10 टू द पावर -3 और इंटू ये मल्टीप्लाइड के फॉर्म में ये 1000 है। एम की वैल्यू क्या है, 0.02 एम है। ठीक है, वैल्यू सब आपको पुट करनी है और कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेट 124 आएगा। ठीक है, अब सेंटीमीटर के केस के लिए हमने यूनिट क्या बताई थी, तो क्या बताई थी, सीमेन भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। कौन से सॉल्यूशन के लिए, तो कौन से सॉल्यूशन के लिए पूछा गया था, 0.02 एम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी होगा। सेकेंड चीज, आपके बोर्ड के पेपर में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी ये देखा जा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।